अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मेरा नाम है फ़ुरकान अहमद और मैं आज स्टार्ट करने वाला हूँ 9th क्लास का मैथ्स का बुक, जिसमें सबसे पहले जो चैप्टर है वो मैट्रिक्स का है। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो बढ़ते हैं अपनी टॉपिक की तरफ। मैट्रिक्स is a rectangular array of real numbers enclosed in a square bracket। मैट्रिक्स, जब हम एक स्क्वायर ब्रैकेट में रियल नंबर्स को अरेंज करें और इसमें अरेंजमेंट किस तरह की होगी वो भी मैं आपको बताऊंगा कि जब हम एक स्क्वायर ब्रैकेट में रियल नंबर्स को अरेंज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स, सो इसको बोलते हैं मैट्रिक्स। अच्छा जी, आपके लोगों के जहन में ये सवाल पैदा होगा कि रो किसे बोलते हैं और कॉलम किसे बोलते हैं। तो जब हम हॉरिजॉन्टली हमारे साथ जो नंबर्स अरेंज हुए होते हैं उसको हम बोलते हैं रो। इस तरह ये 1 2 है, ये हमारे साथ इस मैट्रिक्स का फर्स्ट रो है। और इसी तरह अगर मैं बात करूं कॉलम की, तो वर्टिकली जो अरेंजमेंट हम करते हैं रियल नंबर्स का तो उसको हम बोलते हैं क्या? उसको हम बोलते हैं कॉलम। तो 1 और 3 इस मैट्रिक्स का हमारे साथ क्या हो गया? फर्स्ट कॉलम हो गया। एक बार फिर मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि मैट्रिक्स क्या होता है। जब हम स्क्वायर ब्रैकेट में रियल नंबर्स को इस तरह अरेंज करें कि इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम, तो उसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स। जब रो किसे कहते हैं? तो जब हॉरिजॉन्टली जो अरेंजमेंट होती है तो उसको हम रो बोलते हैं। जो वर्टिकली अरेंजमेंट होती है नंबर्स का, रियल नंबर्स का, तो उसको हम बोलते हैं कॉलम ऑफ मैट्रिक्स। सो अब बढ़ते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हम डिनोट करते हैं m क्रॉस n से या m बाई n से। यहाँ पर हमारे साथ m जो है वो रो को डिनोट करता है और n जो है वो कॉलम को डिनोट करता है। लेट सपोज ये हमारे साथ मैंने एग्जांपल लिया हुआ है। ये हमारे साथ एक A मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स क्या है? 4 5 6 8। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ रो कितने हैं अगर हम देखें तो ये हमारे साथ एक रो हो गया और इसी तरह ये दूसरा रो हो गया इस मैट्रिक्स का। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ रो कितने हैं? वो 2 है, यानी m कितने हैं? वो 2 है। और इसी तरह मैं कॉलम की बात करूँ तो इसमें हमारे साथ 4 और 5 इस मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम है और इसी तरह 5 एंड 8 हमारे साथ इस मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम है। तो इस मैट्रिक्स में हमारे साथ टोटल नंबर ऑफ रो कितने हैं? वो 2 है और इसी तरह टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? वो भी 2 है। तो इस मैट्रिक्स का हमारे साथ ऑर्डर क्या बन गया? 2 क्रॉस 2 या 2 बाई 2। तो ये था ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब बात करते हैं इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स कि दो मैट्रिक्स कब एक दूसरे के इक्वल हो गए। तो उसके लिए 2 कंडीशन हमारे पास है कि बोथ हैव सेम ऑर्डर, यानी जो दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारे साथ सेम होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन ये होनी चाहिए कि इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो हो वो एक दूसरे के इक्वल हो। तो उसको हम बोलते हैं इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। ये हमने एक एग्जांपल लिया हुआ है आपके साथ। ये हमारे साथ ए मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स है 1 2 3 4 एंड 5 6। और ये हमारे साथ दूसरा मैट्रिक्स बी है जिसके एलिमेंट्स क्या है? 1 एंड 1 + 1 3 2 + 2 5 6। अगर हम बी वाले मैट्रिक्स को देखें, अगर हम 1 + 1 को ऐड करें तो इससे क्या आता है? इससे हमारे साथ आता है 2। और इसी तरह अगर 2 + 2 को हम ऐड करें तो इससे आता है 4। तो अगर हम ए और बी मैट्रिक्स को देखें तो ये हमारे साथ जो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का जो डेफिनेशन है वो इसको सेटिस्फाई करती है। वो किस तरह सेटिस्फाई करती हैं कि अगर हम देखें तो बोथ
मैट्रिक्स का जो आर्डर है वो सेम है, यानी 2x3 है। ए मैट्रिक्स का भी आर्डर क्या है, 2x3 है। 2x3 मतलब इसमें 2 रो है और 3 कॉलम है हमारे साथ। और इसी तरह बी मैट्रिक्स का अगर हम देखें तो वहाँ पे हमारे साथ क्या है, उसका आर्डर भी सेम है, यानी 2x3 है। और इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम है, यानी 1 के करस्पॉन्ड में यहाँ पर हमारे साथ 1 है, 2 के करस्पॉन्ड में हमारे साथ 2 है, और इसी तरह 3 एंड सो ऑन। सो हमारे साथ ए इक्वल टू बी हो गया, यानी ए मैट्रिक्स जो है वो बी के इक्वल है। तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स के लिए 2 कंडीशन होनी चाहिए, एक तो दोनों का आर्डर सेम होना चाहिए, और दूसरी बात ये है कि इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होने चाहिए। तो उसको हम बोलते हैं इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। तो अब बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के। तो सबसे पहले हमारे साथ जो टाइप्स है वो रो मैट्रिक्स है। तो रो मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स हमारे साथ होता है जिसमें हमारे साथ रो कितने हो, वो सिर्फ एक ही रो। जिस मैट्रिक्स में हमारे साथ रो नंबर ऑफ रो कितने हो, 1 हो, तो उसको हम बोलते हैं रो मैट्रिक्स। अगर इसकी एग्जांपल को अगर हम देखें, हमारे साथ एक मैट्रिक्स है जिसमें हमारे साथ कुल कितने रो है, वो हमारे साथ सिर्फ एक ही रो है, तो उसको हम बोलते हैं रो मैट्रिक्स। इस तरह कॉलम मैट्रिक्स भी नाम ही से जाहिर है कि एक ऐसा मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स हमारे साथ एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें हमारे साथ सिर्फ एक ही कॉलम हो, तो उसको हम बोलते हैं कॉलम ऑफ मैट्रिक्स। अब बढ़ते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है कि जिसमें हमारे साथ नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो, तो उसको हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी m इक्वल टू n हो, तो उसको हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर इस एग्जांपल को हम देखें तो हमारे यहाँ पर हमारे साथ नंबर ऑफ रो कितने हैं, तो नंबर ऑफ रो यानी m कितने हैं, वो 2 है, और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, वो भी 2 है। तो ये हमारे साथ स्क्वायर मैट्रिक्स का एक एग्जांपल है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स याद करने के लिए बहुत ईजी है कि जिस मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो, तो उसको हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स को क्यों बोलते हैं, तो अगर हम इस मैट्रिक्स यानी ए वाले मैट्रिक्स को देखें तो ये हमारे साथ एक स्क्वायर बनाता है, यानी स्क्वायर शेप बनाता है। तो दैट्स वाई इट्स कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर हमारे साथ एक ऐसा फिगर होता है जिसमें हमारे साथ 4 साइड हो और 4 साइड एक दूसरे के इक्वल हो, तो उसको हम स्क्वायर बोलते हैं। और स्क्वायर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें हमारे साथ नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो, तो उसको हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। तो तीसरे टाइप की तरफ बढ़ते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें हमारे साथ नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम एक दूसरे के इक्वल ना हो, तो उसको हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ये हमारे साथ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का एक एग्जांपल है जिसमें नंबर ऑफ रो कितने हैं, वो 2 है, और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, वो 3 है। तो नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं है, तो ये हमारे साथ एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो गया। रेक्टेंगुलर किस लिए क्यों बोलते हैं, अगर इसके शेप को हम देखें तो ये हमारे साथ एक रेक्टेंगल बनाता है, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर एक हमारे साथ एक ऐसा शेप होता है जिसमें अपोजिट साइड एक दूसरे के इक्वल हो, तो उसको रेक्टेंगल बोलते हैं। अब 4 नंबर टाइप की तरफ बढ़ते हैं, ज़ीरो और नल मैट्रिक्स। ज़ीरो मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें हमारे साथ ऑल एलिमेंट्स जो हो वो क्या, वो ज़ीरो हो, तो उसको हम बोलते हैं ज़ीरो मैट्रिक्स। और ज़ीरो मैट्रिक्स को हम मतलब ओ से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये 4 टाइप हो गए। अब बढ़ते हैं 5 टाइप की तरफ। तो अब बढ़ते हैं 6 नंबर टाइप की तरफ, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स के लिए फर्स्ट कंडीशन ये होनी चाहिए कि मैट्रिक्स क्या हो, स्क्वायर मैट्रिक्स हो। अगर मैट्रिक्स हमारे साथ स्क्वायर नहीं है तो उसको हम डायगोनल
फिर हम बता नहीं सकते कि ये डायगोनल मैट्रिक्स है या क्या मैट्रिक्स है। सही, स्क्वायर होना लाजिमी है, डायगोनल मैट्रिक्स के लिए स्क्वायर होना लाजिमी है। तो डायगोनल मैट्रिक्स फर्स्ट बात करते हैं प्रिंसिपल डायगोनल की। तो ये जो क्रॉस एलिमेंट है यहाँ पर हमारे साथ होते हैं, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। ये हमारे साथ क्या होता है, प्रिंसिपल डायगोनल। तो ये प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हमारे साथ स्क्वायर मैट्रिक्स में हो वो क्या हो, वो ज़ीरो हो, तो उसको हम बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। और इसका जो प्रिंसिपल डायगोनल हो वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो, तो उसको हम बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। अब 7 नंबर टाइप की तरफ बढ़ते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। मैं ज़्यादातर डेफिनेशन पे नहीं जाता हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादातर एग्जांपल आपके साथ शेयर करता हूँ, क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन के थ्रू अगर आपको क्वेश्चन आना शुरू हो गए तो आपका कंसेप्ट जो है वो खुद बहुत क्लियर होता जाएगा। ठीक है, तो स्केलर मैट्रिक्स की तरफ बढ़ते हैं। तो स्केलर मैट्रिक्स हमारे साथ एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल एक स्केलर हमारे साथ हो, यानी हमारे साथ एक स्केलर नंबर हो, यानी 2 हो या 3 हो, यानी एनी नंबर हो, लेकिन सेम होना चाहिए। ठीक है, और इसके प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हो वो क्या हो, वो ज़ीरो हो, तो उसको हम बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। अब बढ़ते हैं 8 नंबर टाइप की तरफ। तो अब बढ़ते हैं 8 नंबर टाइप की तरफ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी नाम से ही जाहिर है, आइडेंटिटी मतलब यूनिट, मतलब 1। एक ऐसा मैट्रिक्स कि जिसके प्रिंसिपल डायगोनल क्या हो, वो 1 हो, और इसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स हमारे साथ मैट्रिक्स में हो वो क्या हो, वो 0 हो, तो उसको बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब बढ़ते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, अगर हमारे साथ एक मैट्रिक्स दिया गया हो और इस मैट्रिक्स के जो रो के जो एलिमेंट हो वो उसको हम कॉलम में चेंज करें और कॉलम के एलिमेंट्स को हम रो में चेंज करें, तो उसको बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो में चेंज करें और सेकंड कॉलम को सेकंड रो में चेंज करें रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो उसको बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। लेट सपोज ये हमारे साथ एक मैट्रिक्स है 2 3 4 5। इसके जो फर्स्ट रो जो है वो क्या है, वो 2 3 है। अगर इसको मैं कॉलम में कन्वर्ट करूं, यानी मतलब इसको, ये फर्स्ट रो है और इसको फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट करूं, अगर यहाँ पर अगर मैं देखूं तो फर्स्ट रो को मैंने फर्स्ट कॉलम में चेंज किया हुआ है और सेकंड रो को मैंने सेकंड कॉलम में चेंज किया हुआ है, तो इसको बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, और ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स को हम AD से डिनोट करते हैं। सही जी। अब बढ़ते हैं साइमेट्रिक मैट्रिक्स। साइमेट्रिक मैट्रिक्स का जो डेफिनेशन है वो क्या है, वो अगर एक मैट्रिक्स A है और उसका मैं ट्रांसपोज लूँ और वो A के ही इक्वल आ जाए, यानी A इक्वल टू A ट्रांसपोज हमारे साथ क्या है, वो एक साइमेट्रिक मैट्रिक्स हमारे साथ बनाता है। ये हमारे साथ डेफिनेशन है, बेसिक डेफिनेशन जो साइमेट्रिक का है वो क्या है, A इज इक्वल टू AT, A ट्रांसपोज। तो लेट्स सपोज ये मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है 1 2 एंड 2 4 जिसके एलिमेंट्स हैं, और मैंने इसका ट्रांसपोज लिया, वही मैट्रिक्स दोबारा मतलब ट्रांसपोज लेने के बाद वही मैट्रिक्स हमारे साथ आ गया, तो A हमारे साथ क्या हो गया, साइमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। हेंस A इज ए साइमेट्रिक मैट्रिक्स बिकॉज A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज। अगर एक मैट्रिक्स का मैं ट्रांसपोज लूँ और उसके ट्रांसपोज से वही मैट्रिक्स दोबारा आ जाए, यानी जो ओरिजिनल मैट्रिक्स हमारे साथ है वो मैट्रिक्स दोबारा वो ओरिजिनल मैट्रिक्स हमारे साथ ट्रांसपोज लेने के बाद आ जाए, तो उसको बोलते हैं साइमेट्रिक मैट्रिक्स। अब बढ़ते हैं 11 नंबर टाइप की तरफ। अब बढ़ते हैं 11 नंबर टाइप की तरफ।
तो 11 टाइप क्या है, वो स्क्यू साइमेट्रिक है। स्क्यू साइमेट्रिक डिफिनीशन जो है वो हमारे साथ क्या है, वो ये है A इज इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज। अगर एक मैट्रिक्स हमारे साथ दिया गया हो और उसका ट्रांसपोज लूँ और उसके साथ माइनस मल्टीप्लाई करूँ और उस माइनस मल्टीप्लाई करने के बाद वो ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल आता है तो उसको बोलते हैं स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये हमारे साथ एक एग्जांपल है। ये ए मैट्रिक्स मैंने लिया हुआ है जिसके एलिमेंट्स क्या है, वो 0 -3 3 0 है। तो इसका मैंने ट्रांसपोज लिया, तो ट्रांसपोज लेने के बाद हमारे साथ ये आ गया कि इसके एलिमेंट क्या हो गए, 0 3 -3 0। तो चूंकि ए ट्रांसपोज ए के इक्वल नहीं है, सही है, तो इस ए ट्रांसपोज के साथ जब मैंने माइनस को मल्टीप्लाई किया तो माइनस मल्टीप्लाई करने के बाद ये वाला मैट्रिक्स हमारे साथ ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल आ गया। तो ये हमारे साथ क्या है, एक स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स है। ए मैट्रिक्स हमारे साथ क्या है, एक स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स है। स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स का डिफिनीशन क्या है, बस जस्ट सिंपल, वेरी सिंपल। साइमेट्रिक्स का ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज और स्क्यू साइमेट्रिक का ए इज इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज। तो याद करने का बहुत ही आसान तरीका है, ठीक है। साइमेट्रिक मीन ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज, स्क्यू साइमेट्रिक मीन ए इज इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज। अब बढ़ते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिक्स के टू मैट्रिक्स को किस तरह ऐड किया जाता है। तो सबसे पहले कंडीशन ये होनी चाहिए, आपको ये जहन में रखना चाहिए कि दोनों मैट्रिक्स का आर्डर सेम होना चाहिए, यानी दोनों मैट्रिक्स का आर्डर सेम हो तभी उसको ऐड किया जा सकता है। अगर आर्डर सेम नहीं है तो फिर उसको ऐड नहीं किया जाता है। एडिशन करने से पहले आपको ये देखना है कि दोनों मैट्रिक्स का आर्डर सेम हो तो तभी उसको ऐड किया जा सकता है। अगर आर्डर सेम नहीं है तो उसको ऐड नहीं किया जा सकता है। तो ये बात बहुत ही लाजमी और बहुत ही पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही लाजमी, तो उसको जहन में रखना चाहिए कि जब हम दो मैट्रिक्स का एडिशन करते हैं तो सबसे पहले उसका आर्डर सेम होना चाहिए। अगर आर्डर सेम है तो तभी उसको ऐड किया जा सकता है। दूसरी कंडीशन ये है कि दोनों मैट्रिक्स के जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो एक दूसरे के साथ ऐड होंगे, सही है। तो ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है कि 1 के करस्पॉन्डिंग में हमारे साथ यहाँ पे क्या है, 5 है। 2 की करस्पॉन्डिंग में हमारे साथ क्या है, वो 6 है। और 3 की करस्पॉन्डिंग में हमारे साथ क्या है, 3 है। और 4 के करस्पॉन्डिंग में हमारे साथ क्या है, वो 7 है। तो करस्पॉन्डिंग वाइज के हिसाब से हम एडिशन करेंगे, ठीक है। तो ये मैंने इसका एडिशन किया हुआ है। 1 को 5 के साथ ऐड करेंगे, 2 को 6 के साथ ऐड करेंगे। तो दो मैट्रिक्स को इस तरह सब्ट्रैक्ट किया जाता है। फर्स्ट कंडीशन सेम जो एडिशन में था कि दोनों मैट्रिक्स का क्या आर्डर सेम होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट एक दूसरे के साथ हम जिस तरह ऐड करते थे तो इसी तरह सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो लेट सपोज ये हमारे साथ दो ही मैट्रिक्स है, तो यहाँ मैं फाइंड आउट करता हूँ a माइनस बी। तो यहाँ पर हमारे साथ हो जाएगा 1 - 5, यहाँ पे हो जाएगा 2 - 6, यहाँ पे हो जाएगा 3 - 3, यानी यहाँ पे हो जाएगा 4 - 4। तो यहाँ पर हमारे साथ मैट्रिक्स क्या आ जाएगा, वो -4 आ जाएगा। इसी तरह -4 आ जाएगा और 0 आ जाएगा एंड -3 आ जाएगा। और दूसरी बात ये है कि सब्ट्रैक्शन में ये हमारे साथ सब्ट्रैक्शन में कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड नहीं करती। तो ये जो कम्यूटेटिव लॉ ये सिर्फ एडिशन के लिए सही है, तो सब्ट्रैक्शन में ये नहीं है, सही है। तो अब हमने कवर किया कि किस तरह दो मैट्रिक्स को ऐड किया जाता है, दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट किया जाता है। बेसिकली मैं ज़्यादा फोकस एग्जांपल पे करता हूँ, क्वेश्चन पे करता हूँ। अगर आपको क्वेश्चन आना शुरू हो गए तो आपका कंसेप्ट खुद ब खुद क्लियर होता जाएगा। तो अब बढ़ते हैं, अब बात करते हैं एसोसिएटिव लॉ फॉर एडिशन के अगर
मैं 3 मैट्रिक्स लूँ, एसोसिएटिव लॉ फॉर एडिशन हमारे साथ क्या है कि वो है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। अगर मैं राइट में अगर बी प्लस सी को ऐड करूँ सबसे पहले और उसके बाद ए उसके साथ ऐड करूँ, और इसी तरह राइट में अगर मैं ए प्लस बी को पहले ऐड करूँ और उसके बाद उसके साथ सी ऐड करूँ, तो राइट एंड लेफ़्ट हमारे साथ हमेशा इक्वल आएंगे। तो मैट्रिक्स हमारे साथ एसोसिएटिव लॉ फॉर एडिशन होल्ड करती है। अब मैं आपको एक एग्जांपल यानी मैट्रिक्स मैं आपको देता हूँ, ठीक है, और आप लोगों को चेक करना है कि ये हमारे साथ एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन होल्ड करती है कि नहीं करती है। लेट सपोज ए हमारे साथ हो गया 2 3 5 6, बी हो गया -2 -3 4 6 7, और इसी तरह सी हो गया 6 5 2 एंड 3। अब ये आप लोगों का असाइनमेंट है कि आप लोगों को चेक करना है कि ये 3 मैट्रिक्स हमारे साथ एसोसिएटिव लॉ फॉर एडिशन होल्ड करती है कि नहीं करती है। तो ये आपको चेक करना होगा, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय रियल नंबर, मतलब इसका क्या है। अगर हमारे साथ एक मैट्रिक्स दिया गया है और हमें बताया जाए कि इसके साथ एक रियल नंबर को मल्टीप्लाई करो, मतलब लेट सपोज मैंने यहाँ पे एक ए मैट्रिक्स लिया हुआ है और रिक्वायर्ड मुझे क्या है कि 2a फाइंड आउट करो, मतलब एक स्केलर नंबर इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करो। तो किस तरह करते हैं, तो बहुत ही इजी है। जो ए के जो एलिमेंट है उस ए के हर एलिमेंट के साथ हम इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारे साथ मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय रियल नंबर होता है, ठीक है। एक स्केलर नंबर अगर हमें दिया जाए और हमसे पूछा जाए कि इस स्केलर नंबर को एक मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करो, तो बहुत ही ईजी है। वो स्केलर नंबर आप उस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई करो, तो हमारे साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय रियल नंबर। तो यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिया हुआ है कि 2 जिसके एलिमेंट्स ए मैट्रिक्स मैंने लिया हुआ है जिसके एलिमेंट्स क्या है 2 4 6 एंड 2 है। तो मुझे क्या रिक्वायर है कि 2a फाइंड आउट करूँ। तो इस 2 को मैं इस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करूँगा। तो ये हमारे साथ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय रियल नंबर, मतलब एक मैट्रिक्स के साथ इसका मतलब क्या है, बहुत एक रियल नंबर को एक मैट्रिक्स के साथ किस तरह मल्टीप्लाई किया जाता है। तो बहुत ही से उसके मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ वो स्केलर नंबर मल्टीप्लाई करो, तो हमारे साथ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा एक रियल नंबर का एक मैट्रिक्स के साथ। तो इस 2 को हम इस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे साथ 2 क्रॉस 2 हो जाएगा, 4 क्रॉस 2 एंड 6 क्रॉस 2, और इससे हमारे साथ क्या आ जाएगा एंड 2 क्रॉस 2 से क्या आता है 4, इस तरह 8 12 एंड 4। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और कमेंट करना ना भूलिए ताकि मुझे एनर्जी मिलती रहे। आपकी कमेंट से मुझे एनर्जी मिलती रहेगी तो मैं आपके लिए और भी वीडियो अच्छे वीडियो लाऊंगा। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि अगले आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बहुत शुक्रिया।